Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of December 2020। तो 28 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ढोल वाइल्ड डॉग। दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एंडेमिक टू एशियन कॉन्टिनेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। आंसर आप सोचे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ नाउ। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, एंडेमिक है टू द एशियन कॉन्टिनेंट। एंडेमिक शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाने वाला, मतलब कि उसी पर्टिकुलर रीजन की वो स्पेशलिटी होता है, तो ये एंडेमिक कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बीडू सिस्टम के रिगार्डिंग, BEIDOU सिस्टम के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ चाइना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ द बाइडू सिस्टम इज लिमिटेड टू द चाइनाज टेरिटरी ओनली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। अब देखो जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है चाइना का। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो है लिमिटेड नहीं है, ये आपको ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ना कि केवल चाइना टेरिटरी का, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा वन ओनली, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी न्यूज में था, आपको बताना कहाँ लोकेटेड। ऑप्शंस आर ए ईरान, बी नॉर्थ कोरिया, सी रशिया या डी UAE। तो आपको बताना है इनमें से कहाँ बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश है। तो इसका आंसर है डी, UAE में लोकेटेड है ये। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एज वेल। आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ एक मेंस क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए जिसका आंसर आपको करना है। The main question is what were the challenges that India faced in 2020? What were the challenges that India faced in 2020? What can be done in 2021 to overcome these? क्या क्या challenges थे जो इंडिया ने 2020 में फेस किए, and what can be done to overcome these challenges in 2021? So this is the main question of the day. इसका आंसर अगर आप लिख सकते हैं तो उसके जरूर की पॉइंट्स मुझे मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे देखते हैं कुछ और न्यूज आइटम्स। पहली न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिसेंटली एड्रेस्ड द 6th इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस जो थी वो की गई इंडिया और जापान के बीच में, 6th नंबर की है ये, 6वीं इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस थी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो ये इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस है, टू डिस्कस द नीड टू बिल्ड फ्यूचर एशिया बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी, है ना। तो मतलब नॉन वायलेंस और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के साथ आगे एक बेहतर फ्यूचर बनाना एशिया का, दैट इज द एम ऑफ दिस संवाद कॉन्फ्रेंस। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो जो पहली संवाद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में, एंड द फर्स्ट संवाद कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड एट बोध गया, उधर से बोध गया इन 2015 में हुई थी ये चीज़, याद रखिएगा 2015 में पहली बार हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी इसीलिए इस बार 6th है, 15 में फर्स्ट, 16 में सेकंड, 17 में थर्ड, 18 में फोर्थ, 19 में फिफ्थ और 20 में 6th। तो ये 6th नंबर की थी। अगर आप बुद्धिज्म और जापान का रिलेशन देखें तो बुद्धिज्म इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन जापान आफ्टर शिंटोइज्म। तो वहाँ का जो मेन रिलीजन है जापान का वो शिंटोइज्म है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बुद्धिज्म आता है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग। अब देखो अगली जो न्यूज है द कॉस्कस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्कस द बर्बर डिश, दीज वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मॉरिटाना दे जॉइंट टुगेदर टू हाईलाइट देयर लव फॉर द डिश। बेसिकली इसी रीजन की ये डिश है। द कॉस्कस बेसिकली जो है उसमें उसने सिंगापुर के हॉकर्स कल्चर को बेसिकली कहना चाहिए कि मैच कर लिया है, एंड इसको अब दिया गया है क्या, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना।
एंड इसके अलावा बॉडीमा डांस ऑफ जाम्बिया, जाम्बिया का एक डांस है बॉडीमा, याद रखिएगा ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडीमा कहाँ का डांस है या क्या है बॉडीमा, तो बॉडीमा इज अ डांस ऑफ जाम्बिया। एंड वाइन हॉर्स ऑफ स्पेन, वाइन हॉर्स जो है ऑफ स्पेन, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो जाम्बिया का बॉडीमा डांस, वाइन हॉर्स जो है वो स्पेन का है, और जो ये अलग अलग अफ्रीकन रीजन्स का जो कॉस्कस है जो कि सिंगापुर के हॉकर्स कॉर्नर जैसी चीज है, तो उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, आई होप यू विल रिमेंबर दीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे पहले एडिटोरियल हम देख लेते हैं, नोट्स फ्रॉम अ ईयर ऑफ अनईज। अब आज जो मैंने आपसे मेंस क्वेश्चन पूछा ना, उसका बेसिकली कहीं ना कहीं रिलेवेंस इससे है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले ऑथर ने 2020 के इश्यूज बताएं कि क्या क्या इश्यूज थे जो हमने फेस किए हैं। सबसे पहला इशू जो था वो था, ऑब्वियस बात है, जो हाईलाइट था पूरे ईयर की, वो था कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया जो था यूएस के बाद सेकंड नंबर पे था सबसे अधिक केसेस में, इन सब में। तो इंडिया जो था वो यूएस के बाद सेकंड नंबर पे था। इसके अलावा इसमें हमने हमारा जो रिकवरी रेट था दैट वाज गुड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारा रिकवरी रेट जो था वो थोड़ा अच्छा था, कोविड-19 के समय देखने को ये मिला। न केवल ये, इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि 2020 में हमारे चाइना के साथ जो झड़प हुई दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स। तो चाइना इशू जो था वो सेकंड इशू था। पहला हमने देखा कोविड-19, दूसरा हमने देखा चाइना के ऊपर जो ये चाइना का जो इशू था दैट वाज द सेकंड, मतलब कि इतना ज़्यादा वायलेंट 45 सालों में नहीं हुआ था जितना अभी हुआ, ठीक है ना। तो चाइनीज एग्रेशन देखने को मिला लद्दाख वाले रीजन। इवन द स्टैंड ऑफ स्टैंड्स टुडे, आज भी वो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो ठीक हुआ है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने कहा कि जो तीसरा इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कि नक्सलिज्म हो गया और नक्सलाइट वायलेंस हो गया, जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहा, है ना, वहाँ पे भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं रही लोगों को, तो लोगों का जो क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट था दैट वाज डिटेनिंग, है ना, वो काफ़ी वहाँ पे ड्रेन में जा रहा था। सो दैट हैपेंड इन द ईयर 2020 ऑन दी, वो भी 2020 में देखने को मिला। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ऑथर ने वेस्ट बंगाल रीजन के बारे में बताया कि वेस्ट बंगाल में भी एक वॉर जोन बन गया है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है, इट इज़ लाइक अ वॉर जोन, है ना। असेंबली इलेक्शंस और ये सब चीज़ें आपने देखा हो तो पूरा वॉर जोन बना हुआ है। एंड इसके अलावा हमने देखा कि इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुए। इकोनॉमिक लॉस के बाद हमने ये भी देखा गवर्नमेंट ने किस तरीके से जीएसटी में कंपनसेशन देने से मना कर दिया पूरा। उन्होंने ये कह दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए आपको आधा लेना पड़ेगा, आधा हम दे देंगे। तो इस तरीके से ये भी हमने देखने को मिला कि इकोनॉमिक लॉस के बाद गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेट्स के ऊपर पूरा का पूरा वो ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि भैया आप तो अपनी व्यवस्था कर लो, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देन इकोनॉमिक रिसेशन, हम टेक्निकली रिसेशन में इंटर कर गए, है ना, इकोनॉमिक रिसेशन में हम इंटर कर गए। देन इंडिया स्लिप्ड फर्दर डाउन इन द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया उसमें भी हमारी रैंकिंग गिर गई। देन स्लिपेज अकर्ड इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भी हमने देखा कि रैंकिंग थोड़ा घटी, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें थी जो लेजिस्लेशन का हिस्सा थी एंड वो भी प्रॉब्लम्स बनी, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर लॉज हम लेकर के आए, दैट बिकेम द इशू ऑफ कंटेंशन। देन इसके बाद हम लेबर लॉज लेकर के आए, दे ऑल्सो बिकेम द इशू ऑफ कंटेंशन, वो भी लेबर लॉज ही बन गए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक्टिविस्ट जुडिशरी आई। एक्टिविस्ट जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश का केस था। तो दीज ऑल थिंग्स हैपेंड इन द ईयर 2020, ये सारी चीज़ें 2020 में ही हो रही हैं, है ना। एंड दे विल डेफिनेटली बी द चैलेंज फॉर द ईयर अहेड एज वेल, आगे आने वाले साल में वो चैलेंज भी रहेगा 2021 के लिए। सो टू ओवरकम दीज चैलेंजेस इज नॉट इजी टास्क, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना कोई इजी टास्क नहीं रहेगा, दैट विल नॉट बी इजी टास्क। अब ऑथर ने कहा लेकिन एक चीज़ जो है जो रूलिंग पार्टी के फेवर में है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि वो रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ रूलिंग पार्टी में है। दूसरी चीज़ ये पॉपुलैरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तीसरी चीज़ ये कि देयर इज नो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। सो दीज थ्री थिंग्स आर इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। और अगर ये चीज़ें रूलिंग पार्टी के फेवर में हैं तो बहुत इजीली इन चीज़ों को, जो लेजिस्लेशन वाली चीज़ें हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसे में ऑथर ने कहा है कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सो एक तो मेजॉरिटी होना अलग चीज़ है, बट हैविंग एन इमोशनल कनेक्ट इज समथिंग अनदर। तो ऑथर ने कहा कि आपको एक इमोशनल कनेक्ट बना करके रखना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द न्यू चैलेंजेस दैट द नेशन फेसेस। आपको सीरियसनेस को समझना होगा जो चैलेंजेस फेस कर रहा है नेशन,
आप इस तरीके से लीव इट नहीं कर सकते। आपको वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट और वो जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाना ही पड़ेगा। इंडिया मस्ट नॉट रिमेन कंटेंट और सेटिस्फाइड विद द करंट स्टैंड। जैसे कि आप चाइना वाले इशू में ऑथर ने कहा है कि हमको कंटेंट नहीं रहना है विद द करंट स्टैंड ऑफ सिचुएशन। जैसी लद्दाख है सेक्टर में और चाइना जिस तरीके से स्टैंड ऑफ करके रखा है, वी शुड नॉट बी कंटेंट विद दैट, रादर वी शुड थिंक ऑफ व्हाट बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। हमको ये देखने की जरूरत है कि क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, और जो कि हमारी जो पहले की कंडीशन थी, यानी कि जो कहना चाहिए स्टेटस क्वो था, वो किस तरीके से मेंटेन हो सकता है। क्योंकि हम, आप सबको पता है कि अब वो फिंगर 5 तक आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं चाइनीज, पहले वो फिंगर 8 पे थे। तो ये जो इस तरीके से इधर तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वो अपना वेस्टर्न तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो हाउ कैन वी स्टॉप दैट, हम उस तरह के किस तरीके से उसको स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। फिर पहला हमने स्टैंड ऑफ देख लिया, फिर हमको इकोनॉमी पे देखने की जरूरत है कि हमको किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल करने की जरूरत है। वी हैव टू रिवाइव द इकोनॉमी। जैसा कि उस दिन सी रंगराजन जी का आर्टिकल था कि हमको 8% की ग्रोथ मैंडेटरी है। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाना है इस कोविड-19 वाले ईयर का, तो हमको 8% की ग्रोथ रेट चाहिए। दैट इज अ मस्ट थिंग। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि अगर एक बार आपने इकोनॉमिक रिवाइवल का सोच लिया, फिर आपको सोचना है जॉब सिक्योरिटी का एंड जॉब क्रिएशन का। तो जॉब क्रिएशन विल बी द नेक्स्ट इशू। आपको कितने जॉब क्रिएट करने हैं, जो जॉब लॉस्ट हुए हैं 2020 में कोविड-19 के कारण, वो भी आपको क्रिएट करने हैं। वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 45 सालों का, हमको वो भी ओवरकम करना है। तो दिस विल बी अ बिगर चैलेंज टू क्रिएट द जॉब्स एंड उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना जिनके पास जॉब थी और जो जॉब लूज कर गए, ठीक है ना। यहां पर लिखा क्रिएटिंग न्यू जॉब्स इन न्यू इंडस्ट्री शुड बी अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। तो आपको नए जॉब्स की जरूरत है और नई इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, तभी आप जाकर के कहना चाहिए कि इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। Next year must be the year in which a serious attempt is made by the government and Delhi in particular to restore the confidence in the constitutional। तो ऑथर ने कहा है कि अब ये भी एक चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो डेमोक्रेटिक फीचर से लोगों का भरोसा थोड़ा थोड़ा हटता जा रहा है, वो भी हमको दोबारा रीगेन करने की जरूरत है। कैसे आप रीगेन कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों के ऊपर मतलब ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे या क्रेडिबिलिटी बनाने की अपनी कोशिश करेंगे, तब वो ट्रस्ट वापस आएगा। सो दैट इज अनदर सजेशन गिवन बाय द ऑथर कि आपको वो ट्रस्ट जीतने की जरूरत है दोबारा से, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से लोगों का हटता जा रहा है। The starting point would be affecting an improvement in center-state relationships। अब आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, स्पेशली ऐसे स्टेट्स के साथ जहां पे ऑपोजिशन रूल कर रही है, ना कि बीजेपी रूल कर रही हो। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि ये चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर्स है उस पर दोबारा से ट्रस्ट उस पर गेन होगा। सो दिस आर्टिकल वाज अ वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय M.K. नारायणन। ही इज द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये काफी बेहतरीन आर्टिकल लिखा था इन्होंने और काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था चीजों को। अगला जो आर्टिकल है वो है टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ऑथर ने कहा कि अब इंडिया ने एक वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई, जिसमें उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, उसके बाद एवरीवन हु इज 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल से ऊपर वाले लोगों को देने की जरूरत है। तो ऑथर ने कहा है कि अब ये जो पॉलिसी बनाई है, इसके अकॉर्डिंग केवल 20% पॉपुलेशन को ही आप कवर कर पा रहे हैं। यू आर कवरिंग ओनली द 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि वैक्सीनेटेड हो पाएगी टिल August 21। ऑथर ने कहा एक चीज जो हमारे फेवर में है वो ये है कि हमने जो वैक्सीन डोसेज है उनके लिए काफी जुगाड़ कर लिया। अगर हमको 300 मिलियन लोगों के लिए करना है वैक्सीन, तो हमको 600 मिलियन डोज चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 2 डोज लग रहा है ना, ऑब्वियस बात है, 2 डोज लग रहा है एक व्यक्ति, तो हमको कम से कम 600 मिलियन चाहिए। बट सिंस स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन और ये सब चीजें इतनी ज्यादा है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी हमने कह दिया है एस्ट्राजेनेका के साथ डील करने के लिए, तो वी विल बी गेटिंग आवर इनफ नंबर्स। हमको अपने जितने भी वैक्सीन डोसेज चाहिए तो वो हमको मिल जाएंगे। तो ऑथर ने वही कहा है कि अब लेकिन एक चीज जो समझने की जरूरत है वो है कि हम किस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑथर ने कहा है कि जो वैक्सीन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने प्रायोरिटी रखा है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, वो तो चलो यूके और यूएस के साथ लाइन पे है। जैसा यूके और यूएस ने डिसाइड किया वैसा ही है, उसी लाइन पे है। ऑथर ने कहा कि उसके बाद हमने बोला कि 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए, तो उसके लिए ऑथर ने कहा कि देखो, किसी भी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का दो मेन प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। पहला, टू मिनिमाइज और एटलीस्ट स्लो डाउन द स्पीड एंड स्प्रेड ऑफ द वायरल ट्रांसमिशन। दूसरा, वैक्सीन पहला है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड, याद रखिएगा, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड, एंड सेकेंड
स्पीड को कम करना है स्प्रेड के। तो ऑथर ने कहा कि अब हेल्थ केयर वर्कर्स को जब आप दे रहे हो प्रायोरिटी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, तो ये दोनों ही चीज़ें फुलफिल होनी है। एक तो जिसको आप दोगे उसमें वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए कम ट्रांसमिशन होगा। दूसरा, सिंस ये वो लोग हैं जिनका इंटरेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स के साथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ है, तो अगर आप इनको दे रहे हो तो ये स्पीड ऑफ स्प्रेड को भी कम करेंगे। तो ऑथर ने वही कहा कि इनको देने से तो दोनों जो क्राइटेरियाज हैं फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को जब आप दे रहे हो तो सिंस 50 साल से ऊपर के व्यक्ति कम मोबाइल रहते हैं, मतलब कम मूव करते हैं, कम घूमते हैं, कम फिरते हैं, तो वो कैरियर नहीं है बहुत बड़े, दे आर नॉट बिगर वेक्टर्स। तो ऑथर ने कहा कि उसमें केवल एक क्राइटेरिया ही फुलफिल होगा, पहला वाला, दूसरा फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब कि उनको देने से स्टार्टिंग में, मतलब उनको प्रायोरिटी रखने से स्प्रेड की जो स्पीड है वो कम नहीं होगी। तो ऑथर ने ये बोला है। तो ऑथर ने कहा कि इसको भी आपको देखने की जरूरत है, सिंस दीज पीपल, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, द एल्डरली पीपल आर लेस मोबाइल एंड हैव अ लोअर लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो उनका सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है, मोबाइल वो कम रहते हैं, इस कारण से उनको अगर आप दोगे वैक्सीन स्टार्टिंग में तो वो लेवल को कम नहीं करेंगे। अब जो दूसरा इशू है इस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का, वो ये है कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी तक इंक्लूड करने की बात नहीं आ रही है। मतलब कि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा जो ये सोर्स रहेगा वो पब्लिक सोर्सेज रखने की कोशिश कर रहा है, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सोर्सेज है वो पब्लिक सोर्सेज रखने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ने कहा कि भाई देखो, जिन लोगों को जो पुअर हैं उनको आप प्रायोरिटी बनाओ कि पुअर लोगों को आप पब्लिक सोर्सेज से बिल्कुल प्रोवाइड करो, उनके नंबर ऑफ डोसेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बट अगर आप प्राइवेट्स को इंक्लूड कर सकते हो, अगर वो प्राइवेट चाहें तो खरीद करके अगर ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डोज, तो आप उनको इन्वॉल्व करो ना। आप क्यों एक सेक्टर को छोड़ रहे हो? यू शुड इन्वॉल्व देम। हाँ, आप ये गारंटी कर लो कि आप पुअर पीपल को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग हैं, उनके जितने डोज आपने पहले डिसाइड किए थे वही नंबर ऑफ डोजेज आपको अभी प्रोवाइड करने हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनके पास जो मुहैया होना है वो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे किसी सेक्टर को इन्वॉल्व करके थोड़ा नंबर्स ऑफ वैक्सीन डोजेस भी बढ़ा सकते हो, प्लस जो पे कर सकते हो वो दे दे उस चीज के लिए, तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग एंड इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज अनदर इशू हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल, और इसी के लिए ऑथर ने कहा कि आपको एक स्कीम प्रॉपर सोचने की जरूरत है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर आप देखिए, इनर लाइन परमिट सिस्टम इज सेंटर्स बिगेस्ट गिफ्ट टू मणिपुर। अब यहाँ पे मणिपुर के बारे में बात चल रही थी, तो अमित शाह जी का कहना है कि हमने इनर लाइन परमिट जो थी वो मणिपुर को प्रोवाइड कर दी, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। इनर लाइन परमिट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ILP सिस्टम उसको बोलते हैं। इनर लाइन परमिट मतलब कि अगर आपको इस स्टेट में घूमना है, अगर आप इंडियन ही क्यों ना हो आप, अगर आपको इस स्टेट में घूमना है तो आपको अंडर घूमने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक परमिट की जरूरत रहेगी, जो कि कुछ दिनों के लिए वैलिड रहेगा। जब तक के लिए वो आपको अलॉट होगा तब तक ही आप उसके अंदर घूम सकते हैं। आप उस परमिट के एक्सपायर होने के बाद वहां पे घूम नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ILP किस एक्ट के अंदर है या रूल के अंदर है, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। ILP किसके अंदर है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड टू लेट एन इंडियन सिटीजन इंटर अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मतलब वही मैंने बोला कि प्रोटेक्टेड एरिया में इंटर करने के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है ना। और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंतर्गत ये आता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा। एंड बेसिकली एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे ये ILP सिस्टम है। तो एक तो मैंने याद रखा था अमीना से आप याद रखिएगा, और अब मणिपुर भी आ गया है, तो अमामीना याद रख लीजिए। और क्या है? अमामीना। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ये स्टेट्स है जहां पर कि ये ILP सिस्टम दिया जाता है। अमीना तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, इनको दिया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम मणिपुर ILP इज नीडेड इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है ना। अभी कुछ ग्रुप्स जो है मेघालय में, दे हैव आल्सो बीन डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ILP, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए चाहिए, दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट डिफेंड्स न्यू रूल्स अंडर GST। अब देखो GST में गवर्नमेंट ने एक नया रूल ये लाया है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो आपको 1% जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, 1% टैक्स लाइबिलिटीज़ जो है आपको कैश के माध्यम से देनी है। 1% टैक्स लाइबिलिटीज़ आपको कैश के माध्यम से देनी है इंस्टेड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका काफ़ी लोगों ने अपोज किया है, अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन इसको रूल याद रखेगा। SII टू लॉन्च निमोनिया वैक्सीन।
अब याद रखेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया डेवलप कर ली है, फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। याद रखेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली इंडिजिनस निमोनिया वैक्सीन लॉन्च कर दी है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द वैक्सीन विल बी मच मोर अफोर्डेबल दैन द एग्जिस्टिंग वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 फॉरेन कंपनीज। अभी जो अवेलेबल हैं वो फॉरेन कंपनीज द्वारा अवेलेबल हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, ठीक है ना। India's drug regulator has granted market approval for the pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine। अभी हम लोग को हमारे यहाँ PCV वैक्सीन चलती है, यानी कि न्यूमोकोकल पोलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसका अप्रूवल हमारे यहाँ ड्रग रेगुलेटर ने दिया था ऑलरेडी, न्यूमोकोकल पोलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक इंडिजिनस वैक्सीन बना ली है, सो दैट विल बी ऑफ मच यूज एंड काफ़ी ज़्यादा वो सस्ती भी रहेगी, चीप भी रहेगी। अब एमिनेंट डांस स्कॉलर सुनील कोठारी, अब आपको याद रखना है सुनील कोठारी जो है वो डांस स्कॉलर है एंड ही हैज़ पास्ड अवे, है ना। ही वॉज रिलेटेड टू क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड ऑल। इनका जन्म जो था वो गुजरात खेड़ा में हुआ था। ही वॉज क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एंड ये डांसर थे, ठीक है ना। इसको याद रखेगा, आपको याद रखें तो ज़्यादा बेटर है ना। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं एंड दैट इज़ अनदर थिंग। एंड ही वॉज द पद्मश्री विनर ऑल्सो, आई थिंक पद्मश्री विनर भी थे। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी हम देख लेते हैं लास्ट में, है ना। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। वैसे आपको पता है रोशनी एक्ट के बारे में, है ना। रोशनी एक्ट आपको सबको मैंने पहले बताया था कि फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे क्या हुआ था कि वो हाइड्रो पावर जनरेट करना चाहते थे। हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए उनको बेसिकली क्या चाहिए था, उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया था कि काफ़ी जो लैंड था उसकी यूनिट्स होते हैं कैनाल, लैंड कैनाल बोलते हैं। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, रोशनी एक्ट लाया गया था। इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। तो इन्होंने ओनरशिप ऑफ लैंड प्रोवाइड की थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। ये 2001 में इनैक्ट किया गया था, है ना। और उस समय जो अनऑथराइज्ड लैंड था उसको रेगुलराइज करने के लिए था। एनीबडी हु हैज ऑक्यूपाइड द अनऑथराइज्ड लैंड इन जम्मू कश्मीर कुड पे अ सर्टेन फीस। अगर आपने अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्यूपाई कर लिया जम्मू कश्मीर में तो आप एक फीस प्रोवाइड कर सकते हो गवर्नमेंट को, और वो लैंड जो है वो आपके नाम पे रेगुलराइज किया जाएगा। और उस समय जो टारगेट था वो 25,000 करोड़ का टारगेट था कि रोशनी एक्ट के थ्रू 25,000 करोड़ लाए जाएंगे। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था उस समय बेसिकली, इसलिए इसको रोशनी कहा जाता है, लाइट के लिए था, क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेट करना था। उस समय एम ये था कि हाइड्रो पावर जनरेट करना है, तो रोशनी लानी थी, है ना। दैट वाज द थिंग, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो इनका जो कलेक्शन होना था वो बहुत कम हुआ, है ना। और मैंने जो यूनिट बताई, देखो कनाल बताया था ना, देखो यहाँ लिखा, देखो कनाल्स, है ना। तो ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा सारा जो लैंड था वो बहुत सस्ते दामों में, बिल्कुल मतलब कि ऐसे प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड किया गया, जो ऑफिसर्स थे ये सब थे। तो ये सारी चीज़ें कैग ने इस चीज़ को देखा 2014 में, उसमें बोला कि गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ जनरेट करने थे लेकिन जनरेट केवल 76 करोड़ हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, जिसमें फिर लोगों ने बोला कि ये स्कैम हुआ है, रोशनी स्कैम था, रोशनी एक्ट नहीं था। दैट वॉज द थिंग। एंड यही चीज़ है कि फिर इसको हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक आदेश दिया कि आप भाई खाली करें वो लैंड, गवर्नमेंट को वापस करें। सो दैट वॉज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।